हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि दाफला हिल्स को आपको जाकर के सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था किरिबाती नेशन को लेकर के, तो किरिबाती नेशन को अगर हम मैप में व्यू करें तो जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है वहाँ पर किरिबाती नेशन सिचुएटेड है। यहाँ पर अदर स्मॉल आइलैंड कंट्री भी सिचुएटेड है। उनके नेम भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनमें है फिजी, सामोआ, टोंगा और कुक आइलैंड्स। टोंगा जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में रहा क्योंकि यहाँ पर अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्मॉल आइलैंड कंट्री हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंट्री के कोस्टल एरिया में काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखने को मिली सी वेव्स की। अगर हम बात करें तो जो किरिबाती नेशन है वहाँ से इक्वेटर लाइन पास होती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जहाँ पर भी ग्लोबली लेवल पर इक्वेटर लाइन पास होती है वो सारे एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ये जो स्मॉल आइलैंड कंट्री है वो इसलिए भी न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो आइस है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है और सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से भी ये जो स्मॉल आइलैंड कंट्री है इनको एक मेजर थ्रेट है। और इसको लेकर के डिस्कशन भी होता है कि जो स्मॉल आइलैंड कंट्री है उनके सारे राइट्स को सेव करने के लिए जो भी ग्लोबल कंट्रीज़ हैं, जो भी बिग कंट्रीज़ हैं, उनको अपनी तरफ से वर्क किया जाना चाहिए ताकि इनको हम सेव कर सकें। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो आज का जो द हिंदू है वो डेडिकेटेड है हमारे बजट को। कल 1 फरवरी को हमारा बजट रिप्रेजेंट किया गया। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने 4th बजट अपना अब तक का जितना भी जब तक वो अपनी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं, ये उनका फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में 4th बजट है। और अगर पेंडेमिक के टाइम में बात करें तो उनका 2nd बजट रहा है। पेंडेमिक हिट इकोनॉमी के टाइम में 2nd उनका बजट रहा है। यहाँ पर पूरा आज का जो द हिंदू है उसमें कंप्लीटली डिस्कशन किया गया है कि जो बजट है उसमें क्या बोला गया। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, कुछ लोगों ने पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें बोले हैं। हम क्या करेंगे, कंप्लीट एक तरीके से ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि जो बजट है उसमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया है। ओके, इससे जो कंप्लीट ओवरव्यू आ जाएगा। और आपको क्या करना है, एक बार हमारा जो बजट है उसको आपको रीड करना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि जो भी कल बजट सेशन था या तो आपने सुन लिया होगा और नहीं सुना है तो आप उसको सुन सकते हो। इससे आपको क्या होगा, थोड़ा क्लेरिफाई हो जाएगा हर चीज़ कि अच्छा इन चीज़ के बारे में बोला गया है। थोड़े टाइम में बाद में क्या होता है कि बजट में जो जो स्कीम के बारे में बात किया गया है उन स्कीम को लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको एक पता रहेगा कि अच्छा ये स्कीम इससे रिलेटेड है। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हो या अदर एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें इकोनॉमी के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से जो भी स्कीम्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये नहीं पूछा जाता कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपने 60,000 करोड़ रुपए लगाएंगे, ये क्वेश्चंस कभी भी नहीं आएंगे। डिजिट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे नॉर्मल एग्जाम में। अगर आपका एग्जाम जैसे कि आप आरबीआई का जो इकोनॉमी बेस्ड कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बजट में कितना एस्टिमेशन रहा, कितना रेवेन्यू रहा, इसको लेकर के डिजिट को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल एवरेज जो एग्जाम होते हैं जिनमें एक तरीके से जनरल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें डिजिट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कम पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप स्पीच को या तो सुनिए या अपना बजट जो है उसको एक बार रीड कीजिए, तो थोड़ा क्लेरिफिकेशन होगा। और फिर रेगुलर द हिंदू में रोजाना कोई ना कोई अभी आर्टिकल जो है लगभग 15 to 20 डेज तक रेगुलर कोई ना कोई आर्टिकल आएगा, तो उसमें जो भी डाटा है उनको हम रेगुलर रीड करते रहेंगे, तो आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ बजट में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमारा जो बजट है उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये एस्टिमेशन किया कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% तक, मतलब सभी जो लार्ज इकोनॉमीज़ हैं उनमें 9 उन सभी लार्ज इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर ग्रोथ रेट रहेगी। इसके अलावा हमारा जो बजट है उसमें ये बोला गया है कि 60 लाख न्यू जॉब क्रिएट करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और इसके लिए क्या कोशिश किया जा रहा है, इस बजट में ये भी बात बोली गई है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे
कैपिटल स्पेंडिंग जो है, पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग जो है, वो जॉब क्रिएशन को बूस्ट करने के लिए हम काम करेंगे। मतलब सोशल सेक्टर को थोड़ा कम यहाँ पर ध्यान दिया गया है, जॉब क्रिएशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आप सभी को पता है कोविड के टाइम जो हमारा जॉब सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इसकी वजह से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए ज़्यादा कोशिश की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को पता है हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर कर चुके हैं और 25 ईयर्स के बाद में हम 100 ईयर्स हमें हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुई। तो अभी ये नेक्स्ट जो 25 ईयर्स है इनको क्लियर किया गया है एज ए अमृतकाल, कि ये जो 25 ईयर्स है ये अमृतकाल होंगे और इन अमृतकाल में हम अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ही जब इंडिया को 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, उस टाइम एज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में हम खड़े हो सकेंगे। तो एक तरीके से ये 2022-23 का जो बजट कल प्रेजेंट किया गया, ये एक तरीके से आउटलाइन है कि इन 25 ईयर्स में हम किन किन सेक्टर्स में काम करने वाले हैं, उनको लेकर के एक आउटलाइन, एक ब्लूप्रिंट देने की कोशिश इसमें की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेजर 4 प्रायोरिटीज़ यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें पीएम गति शक्ति है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिव इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, इसके अलावा फाइनेंशिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर, 4 पिलर्स के ऊपर मेजरली इसमें फोकस किया जाएगा। अब एक एक सेक्टर को हम देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे जो कुछ आपको एक क्लेरिफिकेशन हो सके। पीएम गति शक्ति जो है उसमें 7 इंजन्स है, मतलब 7 सेक्टर हैं, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी के ऊपर काम किया जाएगा। अगर हम बात करें तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की अगर हम बात करें तो जो 7 इंजन हैं इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो हाईवेज है उनका नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। रेलवेज में भी अगर हम बात करें तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि जो लोकल बिजनेस हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं, उनको हेल्प की जा सके। इसके अलावा जो रेलवे नेटवर्क है उसको भी एक कवच स्कीम के अंडर लाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं, न्यू जनरेशन की जो ट्रेन्स हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स जो हैं उनको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी नेक्स्ट 3 ईयर्स में। पर्वतमाला सेक्टर को अगर हम देखें तो 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसमें स्टार्ट किए जाएंगे। मतलब एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि जॉब जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो सके। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं, पैडी और वीट जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा किसान ड्रोन्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोली है गई है कि ड्रोन जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी का एक नई इनिशिएटिव है। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ड्रोन का किस किस एरिया में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ड्रोन के यूज़ के बारे में बताया गया है कि ड्रोन का हम कैसे यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं उनको इसका प्रॉफिट हो सके। एमएसएमई जो सेक्टर है इसमें उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम जो पोर्टल्स हैं उनको इंटरलिंक किया जाएगा। मतलब जो अलग अलग जगह पर जो अलग अलग काम किया जा रहा है उन सभी को इंटरलिंक करने की कोशिश इसमें की जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भी हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए कुछ एडिशनल क्रेडिट उनको दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देश स्टैक ई पोर्टल जो है वो डेवलप किया जाएगा ताकि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको स्किल, रीस्किल और अप स्किल 1 लाइन ट्रेनिंग के थ्रू उनको डेवलप किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्रोन शक्ति, मतलब जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको ड्रोन शक्ति के थ्रू एक तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में बात की गई है 1 क्लास 1 टीवी चैनल की, कि पीएम ई विद्या जो है इसमें कुछ टीवी चैनल डेवलप किए जाएंगे और 1 क्लास 1 टीवी चैनल जो है उसको लेकर के डेडिकेटेड रहेगा। इसके अलावा वर्चुअल लैब्स, स्किलिंग ई लैब्स जो है, आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम में जो एजुकेशन है वो ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड की तरफ ट्रांसफ़र हुई। तो यहाँ पर ये जो हमारा
बजट है इसमें अभी डिस्कशन किया गया है कि आने वाले टाइम में और भी वेव्स देखने को मिल सकती हैं। तो हमारे जो भी इशू हैं एजुकेशन में हमने काफ़ी ज़्यादा गैप देखा है, तो उस गैप को अगर हमें फिल करना है तो हमें ई तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सारे के सारे जो हमारे वर्जन है एजुकेशन के उनको उन पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट है उसको डिलीवर करवाया जाएगा जो हमारे डिजिटल टीचर्स हैं उनके थ्रू। डिजिटल यूनिवर्सिटी जिसमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन होगा, इसके अलावा पर्सनलाइज्ड लिंकिंग एक्सपीरियंस होगा, उसके थ्रू इसको एस्टेब्लाइज किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है जिसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेक्स्ट जो पेजेस हैं, जो भी मैं यहाँ पर आपको स्कीम बता रही हूँ इनके बारे में, जो नेक्स्ट जो सारे पेजेस हैं उन पर कहीं ना कहीं पर उसके बारे में किसी ने एंटी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कहीं ने उसको सपोर्ट किया है। मतलब यहाँ पर हर पॉइंट को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। एजुकेशन की अगर बात हमने कर ली, अब हेल्थ की हम बात करें तो जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसको भी लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे और इन सभी को एक तरीके से ओवरव्यू करवाया जाएगा। एक नोडल सेंटर बनाया जाएगा बेंगलुरु में, वो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का और इनको ओवरव्यू करने की कोशिश करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सभी को पता है कि कोविड के टाइम जो न्यूट्रिशन की कमी है और एजुकेशन की जो कमी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो हमारे आंगनवाड़ी सेक्टर को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उनके लिए स्कीम लाई जा रही है सक्षम आंगनवाड़ी, ताकि जो वीमेन और चिल्ड्रन को लेकर के वो जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो सभी उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। कुछ स्कीम है जैसे मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इन स्कीम के तहत ये सारे जो प्रोसीजर हैं उनको करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो हर घर नल से जल जो स्कीम है, जल जीवन मिशन के अंडर जो सभी को मतलब टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। इस साल जो है हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम है उसके अंडर 48 करोड़ जो है उसको कंप्लीट मनी दिया गया है ताकि 80 लाख हाउसेज जो है इस साल बनाए जाएं पीएम आवास योजना के अंडर। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रीजन है उसको डेवलपमेंट करने के लिए भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात की गई है। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, हमारी जो नर्दर्न बॉर्डर है स्पेसिफिक चाइना के पास में, उस बॉर्डर को सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे बॉर्डर एरिया में जो भी विलेज हैं उनको हम इस तरीके से डेवलप करें, वहाँ पर कनेक्टिविटी इस तरीके से बनाई जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके वहाँ के लोगों तक हमारी कनेक्टिविटी भी हो सके और हमारे बॉर्डर को हम सिक्योर भी कर सकें। इसके अलावा जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसको भी डिजिटल, मतलब एक तरीके से डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि पेंडेमिक में जो डिजिटल वर्जन है उसका कितना यूज़ रहा हमारे कंट्री को एक तरीके से सिक्योर करने के लिए, कंट्री को एक तरीके से स्टेबलाइज मोड में आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर अर्बन प्लानिंग की बात की गई है। हालांकि जो प्रेजेंट टाइम में जो भी स्मार्ट सिटी स्कीम है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, बस ये बोला गया है कि अर्बन प्लानिंग के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदर सेक्टर में जैसे 5G जो सर्विसेज है उसके लिए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल 23 में जो 5G सर्विसेज जो है उनका अलोकेशन किया जाएगा ताकि जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जो भी हमारी वर्चुअल एसेट्स हैं उनके ऊपर टैक्स को 30% टैक्स जो है उसको प्रपोज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसके लिए भी खूब कोशिश की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो मतलब हमारे यहाँ पर जो भी रीजनल बेसिस पर जो भी प्रोडक्ट हैं वो डेवलप होंगे, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप होगी। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाने की हम कोशिश करेंगे। जो भी हमारे यहाँ पर जितने भी हमें वेपन्स यूज होते हैं उनके लिए हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे डिफेंस वेपन्स हैं उनको हम खुद सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेटियल सिस्टम्स, ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर और इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी,
सिस्टम जो है ये इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। बजट में ये भी फोकस किया गया है कि ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज करने की कोशिश की जाएगी ताकि 2070 तक जो हमने टारगेट लिया है कि हम नेट जीरो एमिशन जो है उसको अचीव कर पाएँ, तो उसके लिए ये सब कुछ हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो सके, और इसके लिए हमने 2030 तक एक तरीके से टारगेट लिया है कि 280 गीगावाट जो है वो सोलर पावर हम जनरेट कर सके, और इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि हम जो एक तरीके से CO2 का जो एमिशन है वो कम से कम हो सकेगा हमारे यहाँ पर। इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी का अगर हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो बहुत सारे जो हमारे क्लाइमेट इश्यूज हैं वो सोल्व हो पाएंगे। इसके अलावा कुछ पायलट प्रोजेक्ट हम सेट करेंगे जहाँ पर कोल गैसिफिकेशन और कन्वर्जन ऑफ कोल जो है इनटू केमिकल्स फॉर द इंडस्ट्री, इस प्रोजेक्ट के लिए उसको फोकस किया जाएगा। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर करेंगे हर सेक्टर में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब है वो क्रिएट हो सके। डिजिटल रुपी की यहाँ पर बात की गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 2022-23 में अपने डिजिटल रुपी को इंट्रोडक्शन करेगा। इसके अलावा मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस को देने के लिए डाटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा सोवरिन ग्रीन बोर्ड्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ताकि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जा सके, इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जाएगा। गिफ्ट सिटी जो है वो वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन को अलाउ करेंगी। ये सारी चीज़ हमने कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम कोशिश कर सके डेवलपमेंट की और फोकस कर सके कि पेंडेमिक में जो जो इशू है उनको हम सोल्व किया जा सके। अब यहाँ पर ये सारा हमने एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं बजट को लेकर के, और अब जो नेक्स्ट जैसे जैसे एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल रेगुलर आते रहेंगे उनके अकॉर्डिंग हम इनको डिस्कस करते रहेंगे बजट में किस सेक्टर के बारे में क्या बातें बोली गई है। आपको जो बोला गया है या तो आप जो स्पीच रहा बजट का उसको आप सुनोगे, या जो भी हमने टेलीग्राम चैनल वोल्कन वाईएस अकेडमी पर अपलोड कर दिया है बजट स्पीच को, और इसके अलावा जो उसकी की हाइलाइट्स हैं उनको भी अपलोड किया है, तो वो आप जाकर के एक बार व्यू कर सकते हो ताकि आपकी जो क्लेरिफिकेशन है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज भी जो है वो भी फोकस्ड है बजट के ऊपर। यहाँ पर जो फर्स्ट एडिटोरियल है द हिंदू की तरफ से यहाँ पर, तो इसमें लगभग फोकस किया गया है कि किन किन पॉइंट्स के मतलब सारा का सारा ओवरव्यू यहाँ पर इस आर्टिकल में दे दिया गया है कि किस तरीके से ये जो बजट है इसमें सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो होप्स इसमें बहुत ज़्यादा रखी गई हैं हमारे इस बजट में, लेकिन अगर हम देखें तो आइडियाज़ उन होप्स को कंप्लीट करने के लिए आप आइडियाज़ क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से आप उन होप्स को कंप्लीट करोगे, इसके लेकर के कुछ कमी देखी गई। यहाँ पर जो बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है, लेकिन ग्रोथ इनविगोरेटिंग जो प्रपोजल्स हैं उनकी उसकी इस बजट में कमी देखी गई है। यहाँ पर जो आर्टिकल है जो आज का एक एडिटोरियल में आर्टिकल है बजट से ही रिलेटेड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो राइटर है उनका बोलना ये है कि हमारा जो बजट है उसमें सोशल सेक्टर को एक तरीके से कम ध्यान दिया गया है। राइटर ने आर्टिकल की शुरुआत की है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम इंडिया की बहुत सारे इंडेक्स में अगर इंडिया की रैंक को अगर हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 189 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक आई है 131। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम देखें तो 116 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक है 101। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें कि पिछले 2 साल में कोविड पेंडेमिक की वजह से हमारा हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी ऑफ द पुअर एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अभी ऑक्सफैम की इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट जो आई है, इसके अलावा एंड द ICE 360 रिपोर्ट सर्वे जो आया है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडिया में जो इनइक्वलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। जो ICE 360 सर्वे ये बोलता है कि हमारे इंडिया में कोविड के बाद में के सेप्ड रिकवरी देखने को मिली। मीन्स जो पुअर हैं वो और ज़्यादा पुअरर हो गई और जो रिच पर्सन है वो और ज़्यादा रिचर हो गई। मतलब उनकी वेल्थ इंक्रीज़ होती गई और पुअर पर्सन की जो वेल्थ है वो डिक्रीज़ होती गई। मतलब दोनों के बीच में जो गैप है आप इस तरीके से समझिए। यहाँ पर ये के सेप वो है
तो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे मान लो, और यहाँ पर जो पुअरर है उनकी डिक्रीज हुई है और जो रिचर है उनकी इंक्रीज हुई है। तो दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो राइटर का ये बोलना है कि जो हमारा बजट है वो फोकस किया जाना चाहिए था उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जिनके ऊपर फोकस करके हम हमारे इंडिया को आगे ग्रोथ कर सकते हैं। हमारा जो बजट है वो फोकस किया गया है 25 ईयर्स एज ए अमृत काल के रूप में, कि इन सेक्टर में हम फोकस करेंगे तो 100 ईयर्स जब गेन करेंगे तब उस टाइम हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ डेवलपमेंट की बात की है, हमने जो हमारी बेसिक की जो है जो डेवलपमेंट पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे उनके ऊपर फोकस करने की बात नहीं की है। यहाँ पर जो राइटर है उनका बोलना है कि आपने ये बोल दिया 1 क्लास एजुकेशन की, उन्होंने बात की सबसे पहले कि आपने बोला है कि 1 क्लास 1 यूट्यूब चैनल, ओके। लेकिन आपने कहीं भी फोकस ये नहीं किया कि जो हमारा एजुकेशन किस तरीके से, जो स्कूल रेगुलर कितने टाइम से बंद है उनको हम किस प्रोसीजर के तहत ओपन कर सकते हैं, उसके ऊपर आपने फोकस नहीं किया। दूसरी आपने बात की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाया जाए। आपने उसके ऊपर तो फोकस किया, लेकिन आपने इसके ऊपर फोकस नहीं किया कि कोविड की वजह से हमारे कितने स्टूडेंट जो हैं वो एजुकेशन को छोड़ चुके हैं। इसके अलावा एजुकेशन में कितना बड़ा गैप आया है, उस गैप को हम किस प्रोसीजर के तहत फिल करेंगे, कितने ब्रिज कोर्स हम डेवलप करेंगे ताकि वो जो गैप है जो बच्चों में लर्निंग को लेकर के, जो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इशू यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि लर्निंग, हम बहुत सारी रिपोर्ट हमने देखी है और उस रिपोर्ट के थ्रू हमने ये डिस्कस करने की भी कोशिश की है कि हमारे इंडिया में जो भी स्टूडेंट हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग गैप देखने को मिला है। तो उस लर्निंग गैप को, चाहे आप लर्निंग के बेसिस पर हो, चाहे स्किल के बेसिस पर हो, चाहे मैथमेटिक्स के बेसिस पर हो, इन सारे गैप को हम किस तरीके से फिल करेंगे इसको लेकर के आपने कोई भी बात नहीं की है। इसके अलावा हम सभी को पता है कि मिड डे मील स्कीम के तहत न्यूट्रिशन की बात की जाती है, तो उस न्यूट्रिशन को जो एक तरीके से हमने गैप देखा और हमने रिपोर्ट्स में ये भी देखा कि माल न्यूट्रिशन के जो केसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, तो उनको लेकर के आप किस तरीके से वर्क करोगे, किस तरीके से फोकस करोगे। मतलब आपने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसको बेसिक जो है उसके ऊपर फोकस इस बजट में नहीं किया गया है। तो राइटर का यही बोलना है कि हमें जो भी बेसिक है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जब हम फोकस करेंगे तो उस सारी चीज़ों से जो इंडिया की ग्रोथ होगी और जो उससे 100 ईयर्स में जब हम 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट करेंगे तो इंडिया ना सिर्फ सरफेस लेवल पर, ना सिर्फ आपको बाहर से आउट स्ट्रक्चर इंडिया का स्ट्रॉन्ग दिखेगा, बल्कि इंडिया जो है वो फाउंडेशनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो बजट में बात की गई है सक्षम आंगनवाड़ी की, वो सेक्टर जो हमारी वीमेन को और जो स्मॉल चिल्ड्रन है, जो स्कूल गोइंग स्मॉल चिल्ड्रन हैं, उनके ऊपर एक तरीके से हेल्थ के ऊपर भी फोकस किया जाता है, उनके जो भी उनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन हम उसमें फोकस कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके का ओवरव्यू किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि हर जगह जो करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो आंगनवाड़ी को भी सक्षम, सिर्फ सक्षम ये नहीं है कि उनको आपने मनी दे दिया, उनको आपने इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, लेकिन आपको रिव्यू करने की भी ज़रूरत है कि बेसिक लेवल पर वो वर्क भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें एक तरीके से हेल्थ के ऊपर इस बजट के बारे में बताया गया है कि हेल्थ को किस तरीके से सिक्योर करने की कोशिश की गई है। वैसे तो जो हमारा बजट है, हमें पता है कि कोविड के टाइम में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर कमी है, तो उन सभी को फोकस करने की बात की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ को भी सिक्योर करने के लिए बात की गई है, क्योंकि हमें पता है कि कोविड पेंडेमिक के टाइम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है लोगों की मेंटली, जो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फर्स्ट है पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के। यहाँ देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर जो ज़्यादातर आर्टिकल हैं वो बजट से रिलेटेड ही है। यहाँ पर आईबी के बारे में बताया गया है कि पिछले 7 साल में सबसे हाईएस्ट उसको एलोकेशन किया गया है। ये हमने बॉर्डर एरियाज़ जो देखे थे उनको कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोग्राम है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा पेज नंबर 13 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आर्टिकल पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने देखो एक तरीके से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने विरोध किया है कि देखो भैया आपने पिगेसस स्पाईवेयर को यूज़ किया और फिर आपने डिनाई भी किया कि नहीं हमने तो यूज़ ही नहीं किया। अभी जो रिपोर्ट है वो आप सभी को पता है, उसमें पता चला है कि पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है। ओके, अब यहाँ पर
एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उनका बोलना ये है कि देखो सब जुडिस है, मतलब एक तरीके से विचाराधीन चल रहा है पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के, तो अपनी तरफ से किसी बाहरी रिपोर्ट को लेकर के इस तरीके के स्टेटमेंट देना गलत होगा। जब तक जुडिशरी की तरफ से या इसको लेकर के जो रिपोर्ट है, जो एक कमेटी बनाई गई है, वो अपनी रिपोर्ट ना रखे, तब तक जान करके इस प्रॉब्लम को, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु और केरला। हमें पता है कि तमिलनाडु का कभी केरला के साथ में, कभी कर्नाटका के साथ में इशू चलता रहता है वोटर शेयरिंग को लेकर के। अब यहाँ पर सिरुवानी डैम जो है, जो सिरुवानी रिवर के ऊपर बनाया गया है, केरला में है ये डैम, और इसमें तमिलनाडु ने अर्ज किया है कि आप हमारे जो भी आउटफ्लो है इस डैम से उसको इंक्रीज कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर वाटर शॉर्टेज हो रही है और इसकी वजह से हमारे कुछ एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। आपको पता है कि वाटर जो है उसको शेयरिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू है। बहुत सारे जो डैम हैं उनको कंस्ट्रक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू रहते हैं। बहुत सारे ऐसे डैम हैं जो अदर स्टेट में कंस्ट्रक्टेड हैं, जैसे केरला में कंस्ट्रक्टेड हैं, लेकिन उनको ओवरव्यू करने की पावर होती है तमिलनाडु के पास में। इसीलिए ये जो डैम सेफ्टी बिल है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, ताकि इस तरीके के जो इशूज हैं उनको सोल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 14 पर, यहाँ पर भी जो आर्टिकल है उसमें बजट्स को रिलेटेड डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो म्यांमार, हमारा नेबर कंट्री, उसको लेकर के है। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट हो गया यहाँ पर आर्मी के रूल को लगे हुए। लास्ट ईयर 1 फरवरी 2021 को आर्मी रूल वहाँ पर लगा था, और डेमोक्रेसी की तरफ एक तरीके से ये कंप्लीट डेमोक्रेसी की तरफ जब म्यांमार कंट्री इंक्रीज हो रहा था, एक तरीके से प्रोग्रेस कर रहा था कंप्लीट डेमोक्रेसी की तरफ, तब वहाँ की आर्मी को लगा कि हमारी तो सारी की सारी जो पावर्स है वो स्नैच कर ली जाएगी। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने वहाँ पर जो भी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं उनको तो हटाया और सारी पावर अपने हाथ में ली। तो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है और यहाँ पर उन्होंने साइलेंट स्ट्राइक करने की यहाँ पर कोशिश की है। उन्होंने बोला है कि जो भी आपका यहाँ पर जो भी मिलिट्री रूल है उसको हटाया जाए और डेमोक्रेसी लाने की यहाँ पर कोशिश की जाए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के। यहाँ पर एक तरीके से डिस्कशन की बात चल रही है कि यूक्रेन और रशिया को लेकर के डिस्कशन हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर। तो इस टाइम इंडिया जो है वो भी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यहाँ का मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो यहाँ पर 9 कंट्रीज़ ने तो ये जो डिस्कशन है इसको लेकर के बोला कि हाँ डिस्कशन होना चाहिए। जो चाइना और रशिया जो है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया ने कुछ कंट्रीज़ के साथ में 3 कंट्रीज़, मतलब इंडिया, इसके अलावा केन्या और जो गैबोन जो कंट्री है, इन्होंने एब्सटेन किया, मतलब इन्होंने ना तो हाँ किया और ना किया, किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो यहाँ पर जो रशिया है उसकी तरफ से 4 कंट्रीज़ को उन्होंने थैंक बोला है, 3 तो इंडिया, गैबोन और केन्या और 1 चाइना को, कि आपने जो मेरा साथ दिया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूक्रेन रशिया इशू की डिस्कशन की बात की गई, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो जो रशिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये बात बोली है कि ये एक PR स्टैंड था, मतलब पॉलिटिकली राइज जो इशू होते हैं उनको इस तरीके से यहाँ पर रखने की कोई बात ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप उन इश्यूज़ को रखो जो एक ग्लोबली लेवल पर इफेक्ट कर रहे हो। आपकी ये तो पर्सनल इफेक्ट हो गया ना, रशिया और US एक तरीके से यूक्रेन के माध्यम से आपने सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आपका पर्सनल मैटर हो गया। इसको आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन करने का कोई मैटर ही नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया ने एक तरीके से जो न्यूट्रल पॉलिसी है उसको ही रेगुलर किया है, क्योंकि इंडिया के लिए दोनों पार्ट, रशिया पार्ट देख लीजिए या फिर US का पार्ट देख लीजिए, या फिर इसके अलावा जिसको लेकर के कन्फ्लिक्ट चलता है यूक्रेन को लेकर के, इन सभी को लेकर के इंडिया का जो पार्ट है, इंडिया का जो स्टैंड है सभी के लिए स्ट्रॉन्ग है, सभी के साथ अच्छे रिलेशन है। तो इंडिया किसी के साथ में अपने रिलेशन जो है वो ख़राब नहीं करना चाहता। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जापान की जो पार्लियामेंट में उसे एक रेजोल्यूशन उन्होंने अडोप्ट किया है कि चाइना में जो राइट्स को लेकर के जो सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर हांगकांग वाला एरिया, ताइवान वाला एरिया, इसके अलावा तिब्बत वाला एरिया, उइगुर रीजन, इन सभी में जो भी इश्यूज है इन सभी को उन्होंने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया और रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की, ताकि यहाँ पर, हालांकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस तरीके का जो कंसर्न है वो पहली बार देखने को मिला कि चाइना में जो भी राइट्स इश्यूज चल रहे हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि वहाँ के जो भी उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसके अलावा सिटी ऑफ हांगकांग है, इसके अलावा अगर हम देखें
तो जो ये जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ के जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करने की बात की जा सके। अभी प्रेजेंट टाइम में बीजिंग ओलंपिक्स ओपन होने वाले हैं 4 फरवरी से, तो उससे पहले ही यहाँ पर ये पास करवाने की कोशिश की है। यहाँ पर लगभग जो पार्लियामेंट जो है, जापान के जो पार्लियामेंट है, उनके जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को कम्प्लीटली सपोर्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अब देखो यहाँ पर चाइना को लेकर के स्टेटमेंट आया कि जापान चाहता है कि उनके जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जा सके, लेकिन अगर हम देखें तो चाइना यहाँ पर बोलेगा कि हमारे जो इंटरनल मैटर है उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इंटरनल मैटर है उनको हम अपने पॉइंट पर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन को लेकर के है। यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में एक बात बोली है, अभी कुछ टाइम पहले भी हमने ये देखा कि उन्होंने ये बोला कि जो तालिबान से पहले जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट थी, उनके जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी उनके एक तरीके से गवर्नमेंट के जो पार्ट थे, उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है तालिबान। और प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन ने फिर से ब्लेम किया है कि तालिबान जो है वो यहाँ पर जो भी जर्नलिज्म सेक्टर है उसको भी काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यूएन ने ये भी ब्लेम किया कि प्रेजेंट टाइम में तालिबान यहाँ पर अफगानिस्तान के 2 जर्नलिस्ट जो हैं वो मिसिंग है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 2 वीमेन एक्टिविस्ट जो हैं वो भी कुछ टाइम से यहाँ पर मिसिंग चल रही हैं। तो इस तरीके के इश्यूज जो सामने आ रहे हैं वो तालिबान को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करते हैं कि तालिबान रियलिटी में यहाँ पर स्टेबिलिटी, पीस, सिक्योरिटी ये मेंटेन करना चाहता है या सिर्फ एक तरीके से सिर्फ रिकॉग्निशन लेकर के जो भी अपने फंड एक तरीके से उनको जाम कर रखा है, उनको रोक रखा है, उनको स्टॉप कर रखा है, उनको दोबारा से सिर्फ ओपन करवाने के लिए इस तरीके के सच्चे और अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है तालिबान कि नहीं हम तो राइट्स सिक्योर करने की कोशिश करें ना, हम तो वीमेन, चिल्ड्रन सभी के राइट्स सिक्योर कर रहे हैं, सबको इक्वलिटी का जो पावर है, जो फाउंडेशन है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर अगर हम जा कर के देखें तो अफगानिस्तान में जो वीमेन है उनका जो भी वर्किंग प्लेस है वहाँ पर उनका इंक्लूजन काफ़ी कम हो गया है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो गर्ल्स की प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। उनको एक लेकर के ना उनकी तरफ से तालिबान को लेकर के कोई स्टेटमेंट है कि तालिबान ऐसे बोलता है कि नहीं इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने की बात की जा रही है, लेकिन उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि गर्ल्स जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ तक अपनी प्रेजेंस बना सकती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको देख कर के लगता है कि तालिबान जो है वो अपने जिन पॉइंट्स को लेकर के उन्होंने 1996 से 2001 तक रूल किया था उनके ऊपर अगर बना रहा, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम किया, तो दोबारा से यहाँ पर तालिबान को काउंटर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए कि ग्लोबली लेवल पर कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर के तालिबान को राइट डाउन करवाना चाहिए, तो जब उसको एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्निशन मिले उससे पहले कि इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने तालिबान से रिलेटेड इशू को डिस्कस किया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर म्यांमार जो है उसमें भी हम देख रहे हैं कि मिलिट्री रूल लगा हुआ है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट इशू देख रहे हैं, हमने अभी डिस्कस भी किया। 1 ईयर इसको कंप्लीट हो गया, तो बहुत बार इस इशू को भी लेकर के बोला जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो है, इसके अलावा ग्लोबली लेवल पर जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी फोकस करें म्यांमार की इस इशू को लेकर के कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आने वाली थी और डेमोक्रेसी को रूल्ड आउट कर करके यहाँ पर मिलिट्री रूल इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सारे ग्रुप्स में जिनमें आप कनेक्टेड हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप जो भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी के लिए, उन सारे सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।